हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एसी जनरेटर्स के बारे में देखेंगे और सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि ये देखना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में अगर इसको लिखना होगा तो कैसे और क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तो बुक में बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ रहता है, बट थोड़ा हम लोग टू द पॉइंट चीज़ लिखेंगे, मेन मेन चीज़ लिख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले एसी जनरेटर का है ना डायग्राम, कोई भी डिवाइस का कभी भी क्वेश्चन आता है ना, हालांकि सीबीएसई वगैरह में तो कम ही आता है लेकिन स्टेट बोर्ड में ज़्यादा आता है। तो कोई भी डिवाइस में अगर तुमको अगर ज़रूरत पड़ता है लिखने का, तो पहले उस डिवाइस का सबसे पहला काम है कि डायग्राम को अच्छा से समझ लो। डायग्राम में हर चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो, यहाँ पे इस तरह से हम लोग मैग्नेट ले लिए है ना, नॉर्थ पोल ऐसे अंदर में ऐसे दिखा देना। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ साउथ पोल है। देखो, डायग्राम में ही बोलो कि कितना मैग्नेट लिए, दो मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। इस तरह से मतलब एक सामने से नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, मैग्नेट में तो होगा दोनों में, इस तरफ इसमें नॉर्थ होगा। ठीक है, दो तरफ दो मैग्नेट हम लोग ले लिए इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ इधर से इधर दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर दिखा रहा है। और इस केस में है ना, इस समय ये लूप रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना कि रेक्टेंगुलर कॉइल जब लूप में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगने लगता है, जिसका फार्मूला भी आप लोग को पता होगा, टाउ बराबर NBI साइन थीटा। और उस टॉर्क के वजह से ये प्लेन घूमेगा भी। अच्छा, ये कॉइल का प्लेन अभी अभी इस डायग्राम में हम लोग जो बनाए हुए हैं, तो ये कॉइल का प्लेन है। ये कॉइल का प्लेन क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा गया है अभी। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को एरिया एंगल तो निकालना होता है, जो फ्लक्स वगैरह का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो उसमें एरिया वेक्टर के बीच में होता है। एरिया वेक्टर कहने का मतलब कि इसका नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर ऐसे डॉट बना के बना दिए, मतलब एरिया वेक्टर ऊपर के तरफ है और बी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है। तो इस समय अभी जो ये प्लेन है लूप का, ये लूप का प्लेन रखा हुआ है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री है ना। ये बेसिक सब बात है, लेकिन यही सब चीज़ दिक्कत होता है समझने में, तो इसको दिमाग में पहले रख लो ऐसा ऐसा है। तो अभी एक तरह से समझो कि इस लूप से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स को क्रॉस करना होता है। अभी तो ये ग्रेज करता हुआ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो कि इस एरिया से क्या हो रहा है, ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ठीक, तो आओ समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है। सॉफ्ट आयरन कोर काहे लेते हैं बताओ। सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं क्योंकि ये एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो जिस वजह से जितना ज़्यादा अलाउ करेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, तो हम लोग जानते हैं EMF क्या होता है, d∅dt होता है, तो उतना ही ज़्यादा EMF जनरेट होगा, और EMF जनरेट करना ही तो हमारा यहाँ मकसद है ना। और अगर सर्किट में लगा देंगे तो वहाँ करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये इस कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये जब कॉइल घूमेगा, है ना, अभी तो ये प्लेन रखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो जब घूमेगा तो ऐसे ओमेगा दिखा दिखा सकते हैं डायरेक्शन, है ना। ये क्लॉक वाइज दिखाया हुआ है, अब एंटी क्लॉक क्लॉक कुछ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो पीछे एक साफ्ट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्चुअल में ये पीछे साफ्ट जा रहा होता है किधर। साफ्ट मतलब समझो ना, एक रॉड जा रहा है पीछे की तरफ, और इसी रॉड में पीछे की तरफ टरबाइन लगा हुआ होगा, है ना। इस पे पंखी लगा हुआ होगा टरबाइन, और इधर से, है ना, डैम उम बना के पानी गिरा रहे होंगे इस पे, और ये टरबाइन ऐसे घुमा रहे होंगे। तो ये ओमेगा उसी तरफ से आया है टरबाइन के घुमाने से। तो ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। हाइड्रोलिक एनर्जी वगैरह दे रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी का ही ना पार्ट हुआ वो। तो उसके बाद ये कॉइल रोटेट करेगा, और रोटेट करने से यहाँ हमको लोड में करंट मिल जाएगा। तो लोड में जो करंट मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। ठीक है, अच्छा,
सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए और उस पर रेक्टेंगुलर क्वाइल। सॉफ्ट आयरन का तो कोर है, कोर का मतलब कि अंदर में जो मटेरियल है ना। तो ऐसे समझो कि कोई चीज़ जैसे तुमको धागा देखते होंगे, बांधने वाला रील आता है जो, तो उसमें एक प्लास्टिक जैसा गोल होता है ना, ऐसे गोल, और ये, और इस पर ऐसे ऐसे धागा बंधा होता है, तो इस प्लास्टिक वाले मटेरियल को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। और ये जो है वो धागा की जगह समझो क्या है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है। तो इस तरह से समझो। अब कोर और क्वाइल दोनों को मिला के कह देता है आर्मेचर। कोर और क्वाइल दोनों को मिला के क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ध्यान रखना कि आर्मेचर क्या होता है, तो कोर प्लस क्वाइल साथ में, ठीक है। अब देखो ये क्वाइल जो है, अब क्योंकि हम लोग एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, एसी मोटर पर नहीं पढ़ रहे हैं। मोटर पढ़ते हैं तो वहाँ लगता है स्प्लिट रिंग, एसी जनरेटर में लगता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग मतलब ये रिंग पूरा बना हुआ रहेगा, है ना, ऐसे गोल रिंग रहेगा। मोटर में आधा आधा होता है, लेकिन अभी तो हमको एसी जनरेटर पढ़ना है, तो ये पूरा पूरा रिंग बनेगा। तो इस तरह से ये ऐसे रिंग बना दो, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो स्लिप रिंग है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखे S1 S2, तो S1 एक यहाँ पे रिंग है और S2 एक यहाँ पे, यानी कि कितना स्लिप रिंग है, 2 स्लिप रिंग है। डायग्राम को ही तो हम समझा रहे हैं अच्छे से। तो ये कितना स्लिप रिंग है, 2 स्लिप रिंग है। आप एक चीज़ गौर से देखो कि एक क्वाइल का जो, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वाइल का जो ये वाला तार है, ये वाला तार, ये तार देखो इसके अंदर से निकलता हुआ है ना, इसके अंदर से निकलता हुआ, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है इसमें, ऐसे आके और यहाँ पे आके वो ज्वाइंट है तार। और भी ज्वाइंट नहीं रहता है, सिर्फ समझो कि ये गोल है ना, उसमें तार ऐसे टच कराया हुआ रहता है ना। ये जो तार है, ये सब चीज़ से कहीं बेल्डिंग वेल्डिंग नहीं रहता है, ठीक है। इसको कहीं भी ज्वाइंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ये जब ऐसे ऐसे घूमेगा क्वाइल, तो ये स्लिप रिंग यहीं रहेगा, स्लिप थोड़ी घूमेगा, ये क्वाइल घूमेगा, है ना, ओमेगा घूमने से क्वाइल घूमेगा, तो उसके अंदर ही ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये बात, कि ऐसे अगर कोई चीज़ है, ठीक है, देखो ऐसे स्लिप रिंग क्या है, अंदर गोला गोला होगा, ठीक है। और समझ लो कि ये जो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ये जो था तुम्हारा क्वाइल है, ये देखो, तो ये जो क्वाइल है ना, ये अटैच नहीं है यहाँ से, ठीक है। और ये जो क्वाइल घूमता है, तो ये क्वाइल ऐसे ऐसे इसी के अंदर ऐसे 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 ऐसे, ये रॉड जो है क्वाइल का, ये वाला तार जो है, ये ऐसे 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 इसी के अंदर घूमता है, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, क्योंकि ज्वाइंट नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा कि ये बात दिमाग में आ गया, तो एक तार समझ में आया होगा कि हम्म, एक तार यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से S2 वाले स्लिप रिंग से कनेक्ट है, और एक तार यहाँ S1 वाले से रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो कॉइल का वन एंड S1 से, फिर बोल रहे कनेक्ट नहीं है, बस वहाँ उस पर एक कॉन्टेक्ट बनाए हुए है, ऐसे बोलेंगे कॉन्टेक्ट बनाए हुए। और ये जो स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग से ये B1 B2 जो है, ग्रेफाइट का ब्रश होता है, ग्रेफाइट क्योंकि कंडक्टर होता है ना, तो ये B1 B2 यहाँ से ऐसे टच कराए हुए हैं, है ना, इसको भी एक कंडक्ट बनाए हुए, और ये कंडक्टर है, यहाँ से तार लेके लोड में, है ना, यहाँ जो भी चलाना है, पंखा एसी कूलर सप्लाई देना है, यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ से ऐसे लगा हुआ है। तो डायग्राम दिमाग में छपा कि नहीं, बताओ। डायग्राम छप गया। जब ये ओमेगा से रोटेट होगा, तो ये कॉइल रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे तो I = E/R से करंट भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। कार्बन ब्रशेस B1 B2 का यूज किए हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाए हैं जो स्लाइडिंग, और अंदर में तार ज्वाइंट नहीं होता, याद रखना है। स्लिप रिंग्स हो गया S1 S2, ठीक। सॉफ्ट आयरन का कोर है रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको मिला के आर्मेचर कहते हैं, ध्यान रहेगा ये बात। अब देखो, अब सबसे पहले हम इसका वर्किंग समझ लेते हैं, ठीक है। अब वर्किंग में ये जो 5 डायग्राम हम बनाए हैं, आप ये 5 डायग्राम बना देंगे। सबसे सिंपल डायग्राम हम ये लेके चल रहे हैं, बहुत आसान है, एक बार देख लोगे तो आसान लगेगा। पांचों को एक साथ मत देखो, यहाँ देखो, फोकस करो यहाँ वाले पे। तो देखो ये जो तुम्हारा स्लिप रिंग S1 लगा हुआ था, ये S1 तार छोटा वाला तार था, पहले था ना S1 तार पहले था, तो पहले जो तार छोटा खत्म हो गया वहीं पे S1 है,
और जो ऐसे लपटा के ऐसे आ रहा है मान लो, तो ये बड़ा वाला तार है तो S2 बाद में आ रहा है, ऐसे समझ लो। तो ये देखो मान लो ऐसे स्टार्ट किए हम लोग कि ABCD ऐसे कॉइल बना लिए। अब अभी उस डायग्राम में प्लेन परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ था, उस समय प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था, तो थीटा 90 था। लेकिन अभी इस डायग्राम में देखो, अभी इस डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा कि प्लेन जो है वो क्या है, प्लेन जो है वो इस तरह से रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है। प्लेन कितना एंगल बना रहा है, प्लेन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाले, ये जो लूप का प्लेन है इससे ये 90 डिग्री बन रहा है। तब प्लेन का हमको थोड़ी लेना होता है एंगल, हम लोग तो क्या लेते हैं, उस पर डाला गया एरिया वेक्टर, तो इस पर डाला गया एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो एरिया वेक्टर डाला हुआ परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं। तो पैरेलल वाला स्टेप से हम लोग स्टार्ट किए हैं, E इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी तुम थीटा पे खाली फोकस करो कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 0 से हम स्टार्ट किए। फिर थीटा 90 पे ले जाएंगे, फिर 180 पे ले जाएंगे, 270 पे ले जाएंगे, 360 पे ले जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना 5 कहानी क्यों बन रहा है, 1 2 3 4 और 5। और ये समझ में आया होगा कि एक साइकिल को दिखा रहा है, थीटा 0 से लेकर 360 एक साइकिल को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे। अब देखो अभी अभी हमारा ए बी क्या है, अभी हमारा ए बी ऊपर में है, ए बी हमारा क्या है, ऊपर में है। तो जब ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 90 डिग्री के बाद सोचो, तुम्हारा अपने सामने कॉपी रख लो और इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये ए बी जो होगा अभी वर्टिकल है, लेकिन ए बी 90 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर इसको जब 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ये जो ए बी है वो नीचे चला जाएगा कि नहीं, और सी डी ऊपर चला जाएगा। तो देखो ए बी नीचे आ गया और सी डी ऊपर चला गया। और एक्चुअल में देखो यहाँ से यहाँ पे देखो तो 1 से 3 में कितना घूम गया होगा, देखो यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 90, तो ये 1 से 3 180 घूम गया होगा कि नहीं। तो ये जो 180 लिखा हुआ है यहाँ से ही मेजर कर करके लिख रहा है, ये 270 कहाँ है, यहाँ से यहाँ मेजर करके लिख रहा है। ठीक, अब देखो फिर जब ये घूमते ही रहेगा, तो फिर जब ये घूमेगा, अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, पहले क्या था, पहले यहाँ पे था कि ए बी ऊपर सी डी नीचे, 1/4 रोटेशन हुआ, 1/4 रोटेशन हुआ, ए बी नीचे, मतलब ए बी अब क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया, और सी डी भी हॉरिजॉन्टल में आ गया। मतलब इस समय जो मेन डायग्राम में डायग्राम बना हुआ था उसका कंडीशन आ गया एक तरह से। तो इस समय बी जो है वो क्या हो गया, एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया, एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो सॉरी, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं, भाई यहाँ सबसे मैक्सिमम फ्लक्स निकलता है ना, थीटा 0 पे बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा करते हैं फ्लक्स का। तो कॉस 0 है तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो बी इंटू यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स है इस समय। अब मैक्सिमम से 0 हुआ, मैक्सिमम से क्या हुआ, 0 हुआ, तो फ्लक्स का चेंज हुआ कि नहीं। तो देखो इस वाले क्वाइल में तो स्टार्टिंग कर रहे थे, इसमें देखो करंट नहीं दिखाएंगे हम, इसमें करंट नहीं दिखाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से करंट बन गया, देखो यहाँ से। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस दिखा दिए, S1 पे प्लस और S2 पे माइनस। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करंट घूम गया, ऐसे करंट घूम गया, ऐसा में करंट ऐसे कॉइल में क्लॉकवाइज ऐसे घूम गया करंट में, देखो ध्यान से। अब क्या होगा कि रोटेशन ओमेगा जारी है, तो रोटेशन ओमेगा जारी है, तो अब जो ये सी डी वाला पोर्शन इधर था, इसी तरफ ओमेगा तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा ना, तो सी डी जो है वो सी डी अब ऊपर चला आएगा, तो देखो सी डी ऊपर आ गया और ए बी नीचे आ गया। इसका जस्ट रिवर्स सिमेट्री हो गया कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री पे होना ही था ऐसा। तो जैसे ही इतना हुआ 180 डिग्री, तो फिर से यही सिचुएशन डेवलप हो गया, फिर यही सिचुएशन डेवलप हो गया, तो फिर फ्लक्स इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स 0 हो गया, तो देखो अब ए बी से अटैच था S1, ए बी से अटैच था S1, और ए से S1 है आस पास में, तो S1 को छोटा बना दो, सी डी से अटैच है S2, तो S2 को यहाँ बड़ा बना दो, और फिर वही सिचुएशन डेवलप हो गया, तो फिर फ्लक्स यहाँ पे कितना हो गया, 0 0 हो गया। फिर एरिया और बी में क्या है, थीटा 0 है ना, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और बी भी परपेंडिकुलर, फिर थीटा 0, तो फिर फ्लक्स 0 है। देखो इस तार में कोई करंट हम नहीं दिखा रहे हैं,
मतलब ओरिजिन से टच किया होगा, जीरो से, फिर मैक्सिमम पे गया, फिर 180 डिग्री पे कहाँ आ गया, जीरो पे आ गया। क्या जीरो पे आ गया, करेंट या ईएमएफ। तो देखो ईएमएफ जीरो दिखा रहा है, लेकिन फ्लक्स इस समय क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम। मतलब यहाँ इस वाले से इस वाले पे आया फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो, और यहाँ से यहाँ जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो चेंज तो हुआ ना, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी हुआ, चेंज इन फ्लक्स, तो ईएमएफ डेवलप हो गया। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ जीरो बन गया, अगर करंट यहाँ पे ईएमएफ या करंट क्या बन गया, जीरो बन गया, तो फिर रोटेशन जारी है। जैसे रोटेशन होगा तो अब बारी है सीडी का इस साइड जाने का, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सीडी इस साइड हॉरिजॉन्टल हो गया। मेरे ख्याल से अब तुमको समझ में आएगा कि करना क्या होता है। ए बी ऊपर सी डी नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर सी डी ऊपर ए बी नीचे, एक कंप्लीट हो गया, ये आधा साइकिल, आधा साइकिल ऐसा हो गया। अब क्या होगा, फिर सी डी हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो सी डी देखो हॉरिजॉन्टल बन गया, सी डी से एस टू अटैच था बड़ा वाला, तो एस टू अटैच हो गया, है ना। पहले देखो एस वन पॉजिटिव टर्मिनल पे था, अब एस टू पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। तो एसी का यही तो प्रॉपर्टी होता है ना कि टर्मिनल हाफ साइकिल के बाद बदलता है जी। तो 180 डिग्री हाफ साइकिल है, तो 180 डिग्री हाफ साइकिल के बाद टर्मिनल बदल दिए, मतलब S2 पे प्लस हो गया और S1 पे माइनस हो गया। ये सब दिमाग में छपड़ा है कि नहीं। अब आ जाओ, S2 से यहाँ से करंट ऐसे गया, है ना, और यहाँ पे करंट आ गया, क्योंकि जीरो से फिर से क्या हो गया, मतलब यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स से जीरो फ्लक्स हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स से जीरो, लेकिन पोलरिटी यहाँ चेंज हो गया कि नहीं, देखो पोलरिटी चेंज हो गया। तो पहले ईएमएफ जीरो था, क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम था, वहाँ स्टार्ट ले रहे हैं, ये बराबर जीरो से, ये तो रिफरेंस है ना, ये तो रिफरेंस है। अब यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, तो ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ भी डेवलप हो गया मैक्सिमम, ई नॉट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर घूमने से हाफ रोटेशन, 180 डिग्री पे हाफ रोटेशन होता है, हाफ रोटेशन में फिर क्या होगा, फिर ईएमएफ जीरो पे आ जाएगा। अब हाफ रोटेशन के बाद साइन चेंज होगा, पोलरिटी देखो चेंज हो गया, तो ईएमएफ देखो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे फिर घूमा, तो 90 डिग्री पे घूमने पे मैक्सिमम फ्लक्स आता है, तो मैक्सिमम ईएमएफ आता है। तो ये देखो मैक्सिमम ईएमएफ आया, लेकिन ये माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट पोलरिटी। और फिर एक लास्ट डायग्राम, पहला वाला सिचुएशन फिर से डेवलप हो जाना चाहिए, है ना, एक फुल रोटेशन में दिखाएंगे, कम से कम ये पांचों डायग्राम तो दिखाना ही पड़ेगा ना, है ना। बहुत सिंपल है, अब तुमको अगर लग रहा होगा तो बताना कि टफ लग रहा है कि क्या है ना, समझने चाहिए इस तरह से, है ना। और ये देखो ये S1 हो गया, फिर पहला वाला डायग्राम बनाना है, तो इसमें सोचना क्या है, फिर देखो ईएमएफ जीरो हो गया। ठीक है, ये डायग्राम तुमको वर्किंग में बना देना है अगर तुमसे पूछा जाता है तो। चलो अब देखो वही चीज़ को हम डायग्राम में ऐसे बनाए हुए हैं, एक साइकिल को ऐसे दिखा रहे हैं, देखो जीरो से स्टार्ट था, T/4 पे, यानी कि 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पे थीटा, टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाया है, थीटा के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। तो ये ईएमएफ देखो 90 डिग्री पे ईएमएफ कितना हो गया, ई नॉट हो गया। फिर देखो 180 पे जब आया तो 180 यहाँ बनता है, 180 पे कितना हो गया, T/2, मतलब हाफ रोटेशन, हाफ टाइम पीरियड, तो हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन, हाफ टाइम पीरियड, तो T/2 वाला टाइम ये हो गया, या थीटा के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री देखो। फिर जीरो से ये देखो 270 पे मैक्सिमम हुआ, लेकिन माइनस साइन में देखो 3T/4 या 270 डिग्री बोल दो, तो ये माइनस साइन आ गया, ई नॉट, है ना। और फिर यहाँ से ऐसे आ गया। तो ये डायग्राम, ये जो है लूप का वर्किंग में, और ये वाला जो है ये तुमको दिखाना है। अब ये सब थ्योरी हम लोग पहले से जानते भी हैं, बट चलो फिर भी। लेट इनिशियली, अब पढ़ते हैं, लेट इनिशियली एट t इक्वल्स टू जीरो, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, बताए थे। ये देखो ये प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है, इसलिए थीटा जीरो है। प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में लेना होता है, इसलिए थीटा क्या है हमारा, जीरो है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो लेट इनिस दोनों में से कोई बात लिख देना, लेट इनिशियली एट t इक्वल टू जीरो, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे बोल देना कि नॉर्मल टू द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो बोलना है। थीटा इक्वल टू जीरो वाला कहानी है, ठीक है, एज सोन एबव इन फिगर 1, है ना, ऊपर वर्किंग में जो फिगर 1 बनाए वो। एज द कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, देखो रोटेट किया ना एंटी क्लॉकवाइज, एट एनी इंस्टेंट t, द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी स्मॉल टी टाइम पे, फ्लक्स बराबर एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इक्वल टू जिस ओमेगा से घुमा रहे हैं जिस टाइम पे, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल, सिंस थीटा इज, क्योंकि अब थीटा को तो चेंज कर रहे हैं,
थीटा इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑल्सो चेंजेज, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल एंड करंट फ्लो थ्रू द लोड। जानते हैं भाई, फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ डेवलप होगा। फ्लक्स का चेंज करने का कारण यहाँ थीटा का चेंज होना है। बी सेम बना के रखे हुए, एरिया सेम बना के रखे हुए, नंबर ऑफ टर्न से सेम बना के रखे, तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में ये वाला बात बड़ी काम का चीज़ होता है, ठीक है, कि फ्लक्स बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ क्या होता है, फैराडे सेकेंड लॉ से, माइनस ऑफ द डी फाई बाई डी टी। देखो कहीं कहीं नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लिख देता है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स वाले में हम इंक्लूड कर लिए तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फ्लक्स में ही लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ डायरेक्ट डी फाई बाई डी टी कर लिए। तो ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस एगो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसको ये क्या कर दिया, प्लस कर दिया। याद रखना आपको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो माइनस प्लस का घबराना नहीं। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। अब जो बचा यहाँ एन बी ए ओमेगा, उसको मैक्सिमम ईएमएफ ई नोट बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, मैक्सिमम ईएमएफ। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड देन आई बराबर ई बाई आर। क्या ये थ्योरी पहले से नहीं जानते हम लोग, बोलो, पूछो अपने आप से। ये थ्योरी अगर हम लोग जानते हैं अपने आप से, पूछो, तो अगर ये थ्योरी जानते हैं तो हो गया, मेन यही काम लिखना है। तो वर्किंग में भी तो यही हम तुमको बता दिए कि अब ये बात अगर तुम समझ गए हो, ये जो इतना बात हम तुमको बताए हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ गया तो इसी बात को लिखना है 2-3 स्टेप में समझाने के लिए। वो भी हम साफ बात थोड़ी लिख रहे हैं, मेन बात लिख रहे हैं, है ना, कि फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा हो गया। पहला फिगर के बारे में खाली समझा दो, और उसके बाद खाली बता दो कि एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा वो भी तो समझना चाहिए ना, कि थोड़ा भी तो समझ है उस डायग्राम का। तो ये जो है ना, ये वाला बात ध्यान रखना कि घुमा जिधर रहे हैं, अगर तुम क्लॉक घुमाना तो क्लॉक लिखना, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। उसके बाद फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी है। वो तो यहाँ तो बस बता रहे हैं ना, ये सब तो थ्योरी लिख रहे हैं, चेंजिंग विथ टाइम, थीटा चेंज हो रहा है इसलिए फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा, वो चेंज होगा। हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल एंड करंट फ्लो थ्रू द लोड। ये क्या है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है भाई, वहाँ पे फ्लक्स चेंज का कारण भी लिख दिया कि थीटा का चेंज होना, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी हम लोग जानते ही, तो इजी वे में इसको लेना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में देखो कितना हम आसान कर दिए हैं। डायग्राम तुमको दिमाग में लाना है, डायग्राम दिमाग में लाना है ना। डायग्राम में क्या था, आर्मेचर बोलो क्या बोले थे, सॉफ्ट आयरन कोर था प्लस रेक्टेंगुलर कॉइल था। देखो पहले आर्मेचर के बारे में लिखना है, फिर फील्ड मैग्नेट के बारे में लिखना है, फिर तीसरा स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस एक साथ लिख देना है। तो ये 3 चीज़ के बारे में लिख देंगे तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। तो देखो इतना ही काम करना है। आर्मेचर में लिख देना ए रेक्टेंगुलर कॉइल, बोले थे ना, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, टर्न्स बहुत ज़्यादा लेंगे, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर का इंसुलेशन लेते हैं, इंसुलेटेड मतलब क्लैडिंग है, मतलब कवर लगा हुआ है तार में। इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड ऑन ए, है ना, वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। क्या ये बात नहीं जानते, आर्मेचर का मतलब अगर पता है तो ये थ्योरी नहीं लगेगा कि रेक्टेंगुलर कॉइल होता है और सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन कोर पे बंधा होता है, वाइंडिंग या बाउंडिंग बोलते हैं इसको, है ना, उंडिंग पढ़ते हैं बहुत लोग, वाउंड, है ना, वाउंड। तो वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। BOUND भी स्पेलिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जरूर बनेगा तो WAUND जनरली लिखा हुआ देखते हैं कहीं। तो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है, तो इंक्रीजेज फ्लक्स। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस को अलाउ करता है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सिंपल सा बात है। सेकेंड फील्ड मैग्नेट के बारे में लिखना है, ये 3 को दिमाग में रखो कि इसी के बारे में लिखना है, तो कुछ तो लिख ही दोगे। तो पावरफुल परमानेंट मैग्नेट, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आर यूज, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। एन एंड एस आर यूज सच दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे समझा दिए थे डायग्राम में कि मैग्नेट्स ऐसे रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो गया। तो जो डायग्राम समझ गया है वो कुछ भी लिख सकता है। अब देखो आगे है स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। तो द टू एंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, द टू एंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप आर कनेक्टेड टू कॉपर रिंग्स। कॉपर रिंग्स, कौन सा रिंग्स, यही S1 S2 स्लिप रिंग्स, है ना। दूसरा द टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 मेक कॉन्टेक्ट विथ दिस रिंग। देखो ये सिर्फ कॉन्टेक्ट बना रहा है ना,
क्या बना रहा है, ये कॉन्टेक्ट बना रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है। B1 B2 कॉन्टेक्ट में नहीं, मतलब टच कर रहा है खाली वो, है ना, कनेक्टेड नहीं है वो। क्लियर है। तो स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के बारे में लिख दिए। क्वाइल का दोनों एंड्स कनेक्टेड था, 2 एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर लूप कहने का मतलब वही क्वाइल कि क्वाइल का दोनों रिंग्स कहाँ कनेक्टेड था, स्लिप रिंग्स के साथ। और स्लिप रिंग्स को कौन टच कर रहा है, कार्बन ब्रशेस। तो डायग्राम में ये बात दिख क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में इतना देख देंगे, वर्किंग समझा दिए, कंस्ट्रक्शन समझा दिए। अब प्रिंसिपल्स किसको नहीं पता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी थ्योरी में क्या देख रहे थे कि ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या था, बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमएफ बराबर एन डी फाई बाई, मैग्नीट्यूड लिख दिया मोड लगा के, एन डी फाई बाई डी टी, मोड हटा देंगे तो माइनस साइन लिख देंगे, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर यानी कि रेक्टेंगुलर क्वाइल, डी फाई आर्मेचर में तो हालांकि सॉफ्ट आयरन भी इंक्लूडेड है, डी फाई क्या है, फ्लक्स चेंज है। तो डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद वर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वर्किंग अगर तुम समझ गए तो तुमको प्रिंसिपल अपने आप दिमाग में छप जाएगा कि कौन सा चीज़ है, फैराडे लॉ। और अगर तुमको बहुत अच्छा करना है तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कुछ बात लिख दो। बताए थे यहाँ शुरू में कि इस साइड क्या होता है, इस साइड में जो साफ्ट गया हुआ रहता है, इसमें एक टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन में यहाँ डैम उम बना के पानी उनी गिरा के, या और भी बहुत तरीका है, स्टीम से चला सकते हैं। जनरली तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही ना होता है इंडिया। तो एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ सेवरल टर्न्स, है ना, इसके बारे में बताया। रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है ऑफ सेवरल टर्न्स, रोटेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और मेन बात यह है कि इट कन्वर्ट, कम से कम इतना लिख दो कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटिंग क्यों, क्योंकि पोलरिटी क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आराम से इस वीडियो को अगर तुम 2x पे भी देखना चाहते हो तो 2x पे 1 2 बार 3 बार देख लो, तो दिमाग में ये वाला बात क्या हो जाएगा, छप जाएगा। चलो ठीक।